अमेरिका के किसी मिनिस्टर का ताइवान आना हो या किसी देश का ताइवान को एज अ कंट्री एक्सेप्ट करना, चीन को ये सारी बातें बुरी तरह से चुभ जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ताइवान कॉन्फ्लिक्ट तो किसी से भी छुपा नहीं है। मगर क्या आप जानते हो, चीन ने ताइवान के खिलाफ सबसे खतरनाक वेपन को तैयार कर लिया है, जिसका इस्तेमाल करके चाइना चुटकियों में ताइवान को अपना बना सकता है। आखिर क्या है वो वेपन, जानना चाहोगे? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे चीन के एक ऐसे सीक्रेट वेपन के बारे में जो वो ताइवान के खिलाफ यूज कर सकता है। साथ ही ये जानना भी काफी दिलचस्प रहेगा कि दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश आखिर एक छोटे से देश पर कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा है। पूरी जानकारी देंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें चीन की, तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और शक्तिशाली देश है। ये जनसंख्या कहो या फिर इकोनॉमी, दोनों में सेकंड पोजीशन पर बना हुआ है। अगर बात की जाए इसकी लोकेशन की, तो ये कजाकिस्तान, मंगोलिया, कोरिया, इंडिया, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला एक बहुत बड़ा देश है। वैसे तो चीन हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है, कभी अपनी डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से तो कभी अपनी एक्सपेंशन पॉलिसीज की वजह से। मगर आज हम चाइना वर्सेस ताइवान की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में ताइवान चीन के नजदीक एक छोटा सी आइलैंड कंट्री है, जिस पर चीन अपना अधिकार बताता है, पर ताइवान चीन के अधिकार को सिरे से नकार देता है। मगर ये काफी हैरान कर देने वाली बात है कि चीन, जिसने अपने सभी पड़ोसी देशों की नाक में दम किया हुआ है, वह आखिर एक छोटे से आइलैंड कंट्री को अपने कब्जे में क्यों नहीं ले पा रहा है। वेल, इसके पीछे का रीजन भी बताएंगे, मगर सबसे पहले बात करते हैं उस सीक्रेट वेपन की जो चीन के पास है, जिसका इस्तेमाल करके वह ताइवान को कभी भी मुसीबत में डाल सकता है। अगर बात करें इस वेपन की, तो 13 अप्रैल 2023 को इसके बारे में दुनिया को जानकारी मिली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि 13 अप्रैल 2023 को साउथ कोरिया के रडार ने येलो सी में चीन की एक कमर्शियल शिप को डिटेक्ट किया था। असल में ये शिप अपने रूटीन के मुताबिक फुजियान जा रही थी। अब तक कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था, लेकिन कुछ ही देर बाद इस शिप को 700 किलोमीटर दूर ईस्ट चाइना सी में डिटेक्ट किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कमर्शियल शिप का जाना तो कुछ भी अनयूजुअल नहीं है, क्योंकि हजारों कमर्शियल शिप तो समुद्र में चलते ही रहते हैं। तो फिर चीन के कमर्शियल शिप का एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? तो आपको बता दें कि इस शिप के अंदर कार्गो कमर्शियल कंटेनर नहीं, बल्कि कई सौ चीनी फौजी हेलीकॉप्टर और मिसाइल के साथ मौजूद थे। लेकिन इसके अलावा इस शिप में एक और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि आखिर कुछ ही घंटे में इस शिप ने आखिर इतना लंबा सफर कैसे तय किया, और आखिर चीनी नेवी वॉरशिप के बजाय एक कमर्शियल समुद्री जहाज पर मिलिट्री का सामान क्यों रखा हुआ था। तो आपको बता दें कि असल में जिसको नॉर्मल या कमर्शियल शिप समझा जा रहा था, वो ही वास्तव में ताइवान के खिलाफ चीन का सबसे सीक्रेट वेपन है। एक्चुअल में ये शिप चीन की टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक पार्ट है, क्योंकि कमर्शियल शिप की तरह दिखने वाले इस शिप को रोल ऑन रोल ऑफ या रोरो शिप कहा जाता है। अगर बात की जाए इस शिप की, तो ऐसा नहीं है कि चीन ने पहली बार इन्हें बनाया है। असल में इस तरह के जहाजों को सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 में बनाया गया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जब जर्मन आर्मी ने फ्रांस को घेर लिया था, तो 4 लाख अलायंस फौजियों को इन्हीं शिप के जरिए बचाया गया था। अपने नाम की तरह ये शिप भी काफी यूनिक है। अगर बात की जाए उनके नाम की, तो इन्हें रोल ऑन रोल ऑफ शिप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे रैंप होते हैं, जिनके जरिए बहुत ही तेजी से मिलिट्री टैंक्स शिप के अंदर फिट हो सकते हैं और उन्हें कहीं भी उतारा जा सकता है। वैसे हम आपको बता दें कि रोरो सिर्फ रखने वाला चीन अकेला देश नहीं है। वैसे तो काफी सारे देशों की नेवी में रोरो शिप होती है, मगर चाइना की रोरो शिप बहुत खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी नेवी की रोरो शिप की स्पीड इतनी डिटेक्ट नहीं की गई जितनी चीन की रोरो शिप की है। वैसे हम आपको बताते चलें कि चीनी रोरो शिप को बोहाई हिंगड़ा कहते हैं। अगर बात की जाए चीन की बोहाई हिंगड़ा की, तो इनमें 300 से भी ज्यादा मिलिट्री टैंक्स या ट्रक लोड हो सकते हैं, जिन्हें इस चमत्कारी जहाज के द्वारा कुछ ही घंटे में किसी भी विदेशी के तट पर लोड या अपलोड किया जा सकता है। तभी तो हम कह रहे थे कि चीन का यह सबसे सीक्रेट वेपन है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कभी चीन ताइवान पर अटैक करने लगा, तो ये ताइवान पर कंट्रोल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि दिखने में ये बिल्कुल कमर्शियल शिप की तरह है, जिससे ताइवान या फिर किसी भी देश की आर्मी इस दुविधा में रहेगी कि कहीं उनसे किसी सिविलियन शिप पर अटैक न हो जाए। जबकि दूसरी ओर है इनकी खतरनाक स्पीड, जो कुछ ही घंटे में ताइवान के किसी भी किनारे पर चाइनीज आर्मी को लाकर खड़ा कर सकती है, और फिर इन शिप से निकलने वाले फौजी अपनी हथियार के साथ ताइवान के अंदर घुसकर बहुत ही आसानी से चीन का कब्जा ताइवान पर जमा देंगे। इसी खासियत की वजह से इन्हें चीन का सबसे सीक्रेट हथियार बताया जा रहा है। तो ये तो हुई चीन के वेपन की बात, लेकिन अब आते हैं अपनी उस बात पर जो हमने स्टार्टिंग में ही कही थी
कि आखिर चीन जैसा विशाल देश एक छोटे से आइलैंड कंट्री पर अपना कब्जा क्यों नहीं जमा पा रहा है। तो आपको बता दें कि असल में ताइवान पर कब्जा जमाना इतना भी आसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर चीन के लिए ये इतना ही आसान होता तो अभी तक चीन ताइवान पर अपना कब्जा जमा चुका होता। मगर आपको बता दें कि केवल एक चीज है जिसने चीन को ताइवान पर कब्जा करने से अभी तक रोका हुआ है, और उसका नाम है USS पुलर। अगर बात की जाए USS पुलर की, तो ये अमेरिका की एक ऐसी शिप है जिसे फ्लोटिंग बेस ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। यह अमेरिका का इतना स्ट्रॉन्ग वेपन है जिससे वो पूरे पैसिफिक ओशन पर अपना कंट्रोल रखता है। इनफैक्ट अमेरिका के द्वारा इसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि अमेरिका पैसिफिक ओशन पर अपना कंट्रोल रख सके। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका को दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा पैसिफिक ओशन से है, क्योंकि पैसिफिक ओशन के उस पार अमेरिका के तीनों सबसे बड़े दुश्मन मौजूद हैं, जिनमें रूस, चीन और उत्तर कोरिया शामिल है। इसलिए स्टार्टिंग से ही अमेरिका को पता था अगर सुपर पावर बनकर दुनिया पर राज करना है तो पैसिफिक ओशन पर तो कंट्रोल हासिल करना ही पड़ेगा। इसलिए अमेरिका को चाहिए था कि पूरे पैसिफिक ओशन में उसके अपने मिलिट्री बेस मौजूद हों, ताकि वह अपने फौजी टैंक और मिसाइल सिस्टम को यहाँ एस्टेब्लिश कर सके और अपने लॉजिस्टिक को यहाँ लगा सके। वैसे हम आपको बता दें कि वॉर के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत होती है उसे मिलिट्री लैंग्वेज में लॉजिस्टिक कहते हैं, और लॉजिस्टिक ही वह चीज है जो किसी भी देश की जीत और हार को डिसाइड करती है। वैसे अमेरिका को स्टार्टिंग से ही अपनी लोकेशन का बहुत फायदा मिला है। एक तो अमेरिका दुनिया से इतना दूर है जिसकी वजह से इस पर अटैक करने के लिए बहुत सारे लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ती है। हालांकि अपनी लोकेशन की वजह से वो एक जगह से पूरी दुनिया पर नजर नहीं रख सकता, इसलिए अमेरिका ने पूरी दुनिया में बहुत सारे मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं जहां लॉजिस्टिक मौजूद है, ताकि अगर कोई भी देश अमेरिका या अमेरिका के दोस्तों पर अटैक करे तो इन बेस पर मौजूद लॉजिस्टिक की मदद से उस देश को नेस्तनाबूद किया जा सके। हालांकि अमेरिका ने इन मिलिट्री बेस को वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर की वजह से बनाया था, मगर भले ही वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर खत्म हो गया हो, लेकिन फिलीपींस, जापान और पैसिफिक ओशन के अंदर बहुत सारी जगह आज भी अमेरिका के बेस मौजूद हैं। लेकिन इतने बेस होने के बावजूद प्रॉब्लम एक बात की है कि वास्तव में पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है, और पैसिफिक ओशन के इतना बड़ा होने की वजह से ही अमेरिका के इन बेस के बीच बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, जिससे अमेरिका के लिए ताइवान और साउथ चाइना महासागर तक सपोर्ट पहुंचाना बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए अमेरिका ने ESB को बनाया है, जो आज USA का सबसे बड़ा हथियार है। असल में जिसका जिक्र अभी हमने किया था, इन्हें ESB कहा जाता है। ESB यानी एक्सपेडिशनरी सी बेस। वैसे इसे फ्लोटिंग सी बेस भी कहा जाता है। ये कितना ज्यादा शक्तिशाली है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्री एयरबेस कहा जाता है तो ESB को पोर्ट वेदनाथ सी कहा जा सकता है। यहाँ से केवल मिलिट्री हेलीकॉप्टर ही नहीं बल्कि मिसाइल और छोटे ड्रोन भी उड़ाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक बड़े स्टेडियम जितना गैराज होता है, जहां कई सौ स्टेट ऑफ द आर्ट शिप मौजूद होती हैं, जिन्हें किसी भी वक्त समुद्र में उतारा जा सकता है। दूसरी सबसे खतरनाक चीज होती है ESB की स्टोरेज। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ESB में 11 मिलियन गैलन कार्गो का फ्यूल आ सकता है, जिसके जरिए अमेरिका पैसिफिक ओशन में मौजूद अपने किसी भी बेस तक लॉजिस्टिक पहुंचा सकता है। यही नहीं, ये शिप पैसिफिक ओशन में अमेरिका की सेंट्रल कमांड की तरह काम करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जबरदस्त एविएशन सिस्टम इंस्टॉल्ड रहता है, जिससे अमेरिका कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेटजी के साथ ESB के जरिए आसानी से अपने बाकी के बेसिस तक पहुंच बनाए रखता है। अगर बात करें USA के टोटल ESB की, तो USA के पास कुल 5 ESB हैं, जिनमें से 4 पैसिफिक ओशन में हर वक्त मौजूद रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन ESB के थ्रू अमेरिका अपने दुश्मनों और अपने बेसिस पर 24 घंटे नजर रखता है, और यही वो कारण है जिससे आज तक चीन ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाया है, क्योंकि ESB के होते हुए चीन के लिए ताइवान पर कब्जा करना और उस पर अटैक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन भले ही चीन अब तक ताइवान पर कब्जा ना जमा पाया हो, मगर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, क्योंकि चीन भी अब ऐसे वेपन्स तैयार कर रहा है जो शायद ESB को भी चकमा दे डाले। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन अपने सीक्रेट वेपन यानी रोरो शिप के जरिए ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, या ये बस साउथ कोरिया का वहम है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।